1.35 लाख करोड़ वाइप आउट हो गए, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब हैंड ओवर कर दिया था। एंड ये कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं, एचडीएफसी बैंक का चेयरमैन अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिख रहा है ये एक बहुत ही बड़ा गवर्नेंस फेलियर था। एचडीएफसी बैंक को बैन कर दिया जाता है किसी भी नए कस्टमर को ऑनबोर्ड करने से। पूरी वैल्यू जीरो कर दी जाती है। पैनिक इन्वेस्टर कॉल रखना पड़ता है। तो बेसिकली आरबीआई बोल रहा है सब चंगासी। जस्ट इमेजिन इतने क्रिटिकल नॉर्म्स को बाईपास किया गया। इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक में से 1.35 लाख करोड़ वाइप आउट हो गए, वो भी सिर्फ 2 वर्ड्स की वजह से, वैल्यूज एंड एथिक्स। एंड ये कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं, एचडीएफसी बैंक का चेयरमैन अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिख रहा है। मिस्टर अतानु चक्रवर्ती ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि आखिरकार क्या गलत हो रहा था। चलिए इस टॉपिक में डीप डाइव करते हैं, समझते हैं कि आखिरकार एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में 9% से ज्यादा की गिरावट एक दिन के अंदर क्यों आ गई इस रेजिग्नेशन लेटर की वजह से। एंड क्या आपका पैसा बैंक के अंदर सेफ है। इस पूरी कहानी का पहला स्टॉप है दुबई। एंड यहां पर 2 इंसिडेंसेस होते हैं। पहला इंसिडेंट सितंबर 2025, जैसे इंडिया के अंदर गिफ्ट सिटी स्टैब्लिश की है जहां मेजर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करती है, वैसे ही दुबई के अंदर DIFC यानी दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर स्टैब्लिश किया गया है। एंड यहां पे दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल एंटिटीज ऑपरेट करती है, उनका खुद का ऑफिस यहां पे स्टैब्लिश्ड है। इसी के साथ साथ HDFC का भी अपना ऑफिस यहां पर है। एंड जब दुबई फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी एक ऑडिट कंडक्ट करती है इस पर्टिकुलर ब्रांच में, तो उन्हें कई सारे लैप्सेस आइडेंटिफाई होते हैं, पर्टिकुलरली केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को लेके, जो कि मैंडेटरी है कोई भी अकाउंट ओपन करने के लिए। ये इतने क्रिटिकल है और इनको इसके लिए पुश किया जाता है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। जस्ट इमेजिन इतने क्रिटिकल नॉर्म्स को बाईपास किया गया। क्यों? ताकि टारगेट हिट हो सके, ताकि ग्रोथ एस्टैब्लिश की जा सके, ताकि पेपर पे सब कुछ सही दिखे। एंड ये होता भी कहां पर है? दुबई में, जहां पे रूल्स को लेके एकदम स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन एक्सपेक्टेड है। जैसे ही ये वहां पर होता है, एचडीएफसी बैंक को बैन कर दिया जाता है किसी भी नए कस्टमर को ऑनबोर्ड करने से। ये तो पर्टिकुलरली ऐसा हो गया जैसे एयरपोर्ट में हम लोगों को क्यू कम करनी थी, इसके लिए हमने हमारे पूरे सिक्योरिटी चेक्स ही हटा दिए। एंड यहां पर बड़ा क्लैश एस्टैब्लिश होता है जहां पे सीईओ इसको एक टेक्निकल लैप्स आइडेंटिफाई करते हैं, वहीं पे चेयरमैन के हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ा गवर्नेंस फेलियर था। एंड यहीं से वैल्यूज एंड एथिक्स वाली लाइन ट्रिगर होती है। अगर ये वीडियो आपने यहां तक देख ली है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड एक लाइक एंड कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा। दूसरा मेजर इंसिडेंस होता है क्रेडिट स्विस के 81 बॉन्ड्स को मिस सेल करने को लेकर। एचडीएफसी बैंक के दुबई एंड बारेन ब्रांच ने अपने एनआरआई कस्टमर्स को 81 बॉन्ड्स को सेल किया, वो भी एफडी जैसी सिक्योरिटी बोलकर। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि बॉन्ड्स तो हम लोगों को फिर भी पता है, लेकिन ये 81 क्या है? एक्चुअली 81 का मतलब होता है एडिशनल टियर 1 बॉन्ड। एंड कोई भी फाइनेंस का बंदा आपको यह बता सकता है कि जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट को टियर 1 बोला जाता है वो कॉसी इक्विटी बन जाता है। मतलब इसके अंदर उतनी ही रिस्क है जितनी उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के इक्विटी को होल्ड करने में होती है। ये बिल्कुल ऐसा था कि एचडीएफसी बैंक के एम्प्लॉइज ने अपने कस्टमर्स को एक टिकिंग टाइम बॉम्ब हैंड ओवर कर दिया था। एंड इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए ये समझ लीजिए कि एफडी के अंदर आपके रिटर्न्स फिक्स्ड होते हैं, आपके प्रिंसिपल को कवर किया जाता है। एंड अगर एंटिटी बैंकरप्ट हो जाती है तो आपको कुछ ना कुछ पैसा तो वापस मिल सकता है। लेकिन वही अगर आपके पास 81 बॉन्ड्स है तो आपको रिटर्न्स जरूर ज्यादा मिलेंगे, लेकिन आपकी जो रिस्क है वो इनफाइनाइट परसेंटेज से ग्रो हो जाती है, क्योंकि अगर एंटिटी बैंकरप्ट हुई तो शायद आपको एक भी रुपया वापस नहीं मिलेगा। एंड टाइम के साथ एग्जैक्टली यही होता है। क्रेडिट स्विस बैंकरप्ट हो जाती है, उसको बचाने के लिए यूबीएस एंटर करता है, उनको एक्वायर करता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर 81 बॉन्ड्स जो कि $17 बिलियन के थे, उन सबको राइट ऑफ कर दिया जाता है। मतलब इनकी पूरी वैल्यू जीरो कर दी जाती है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए जितने भी एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स है जिन्होंने अपना हार्ड अर्न्ड मनी बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के बोलने पर 81 बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट किया था, उनकी पूरी की पूरी वैल्यू
जीरो हो चुकी थी। एंड यही एक नागपुर के कस्टमर के साथ स्पेसिफिकली हुआ जिन्होंने 20 से 25 करोड़ इन्वेस्ट किए थे। उनको बोला गया था कि ये एफडी जितना सिक्योर है, एंड अचानक एक दिन कॉल आता है, उन्हें बोला जाता है कि सर आपने जितना भी इन्वेस्ट किया था सब कुछ खत्म हो चुका है, जीरो हो चुका है। अब ये मिस सेलिंग की कहानी 2018 की है। मार्च 2023 में क्रेडिट स्विस डिफॉल्ट कर जाता है एंड पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है, मतलब 81 बॉन्ड्स की वैल्यू जीरो। लेकिन एक्शन लिया जाता है इन मार्च 2026, वो भी चेयरमैन के रेजिग्नेशन के बाद, मतलब लगभग 7 से 8 साल बीत जाने के बाद। अब यहां से चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है पैनिक इन्वेस्टर कॉल। बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि एचडीएफसी बैंक के अंदर 48% स्टेक एफआईआईज होल्ड करते हैं, एंड कोई भी तरीके के एथिक्स एंड गवर्नेंस इशू को ये लोग एंटरटेन नहीं करते हैं। इसी वजह से जब चेयरमैन का रेजिग्नेशन लेटर पहुंचता है एंड इसके अंदर एथिक्स एंड वैल्यू वाले पॉइंट्स होते हैं, तो ये लोग फ्यूरियस हो जाते हैं। एंड इसी के चलते एचडीएफसी बैंक को एक पैनिक इन्वेस्टर कॉल रखना पड़ता है, जिसके दौरान बोर्ड कंटिन्यूअसली रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी तरीके का एथिकल या गवर्नेंस इशू कंपनी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। जिसके बाद बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे ब्लैक रॉक के रिप्रेजेंटेटिव प्रशांत पेरीवाल क्लियरली कॉल आउट करते हैं कि ये कोई आपका नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं था, ये चेयरमैन थे। एंड वो अगर लिख रहे हैं कि कोई एथिकल या वैल्यू रिलेटेड कॉन्ट्राडिक्शंस है, तो कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट कर ही रहा होगा। इतना ही नहीं, इस पूरे एपिसोड के बाद जेफरीज, जो कि एक बहुत ही बड़ा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर है, वो अपना पूरा का पूरा स्टेक एचडीएफसी बैंक में से एग्जिट कर लेता है। एंड डैमेज यहां पर नहीं रुकता है। इनफैक्ट इंटरनेशनल फंड्स भी जो एशिया, स्पेसिफिकली इंडिया एंड बैंकिंग सेक्टर पे फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, वो अपना स्टेक एचडीएफसी बैंक में शायद लोअर कर ले। अब चलते हैं इस पूरे एपिसोड की तीसरी कड़ी पे, जहां पे हम लोग एचडीएफसी लिमिटेड एंड बैंक के मर्जर का इस डिसीजन से क्या रिलेशन है उसके बारे में जानेंगे। अब ध्यान से सुनना, मैं एचडीएफसी लिमिटेड की बात कर रहा हूं, जो कि एक हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी थी, एंड ये 2023 में एचडीएफसी बैंक के साथ रिवर्स मर्ज हो जाती है। मतलब एक छोटी एंटिटी यानी एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी लिमिटेड, जो कि एक बड़ी एंटिटी थी, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। दो एक्स चेयरमैन मिस्टर चक्रवर्ती ने क्लियरली कॉल आउट किया है कि मर्जर एक फैंटास्टिक स्टेप था, एंड इसके वजह से एचडीएफसी बैंक की एसेट साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बनी है। The bank went into a merger with its parent, which was one of the biggest merger in the history of the very well executed merger as well. लेकिन यहाँ पे कुछ नंबर्स है जो हम लोगों को चेक कर लेने चाहिए। देखो, बैंक का पूरा धंधा चलता है डिपॉजिट्स के ऊपर। ये पैसा ये लोग आगे लेंड करते हैं एंड बीच में एक स्प्रेड यानी मार्जिन कमाते हैं। अब हुआ ये कि मर्जर से पहले इनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो ऑलमोस्ट 87-88% था, लेकिन मर्जर के बाद यही नंबर 110% तक पहुंच जाता है, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड एक एनबीएफसी थी एंड कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती थी। अब इस रेशो को संभालने के लिए बैंक अग्रेसिवली डिपॉजिट को ग्रो करना शुरू करता है। इनफैक्ट बॉन्ड मार्केट में से भी बोरोइंग लेना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ भी करके मार्च 26 में भी इनका रेशो अभी तक 97% पर ही है। लेकिन लेट्स बी फेयर, एचडीएफसी बैंक फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। अगर आप इनके ग्रॉस एनपीए लेवल्स को देखो तो ये 1.24% पे है, प्रॉफिटेबिलिटी 18,000 करोड़ की है, एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशो ऑलमोस्ट 19.9% पर। लेकिन मार्केट में सिर्फ नंबर्स काफी नहीं है, यहाँ पे ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, एंड इस रेजिग्नेशन लेटर ने उस ट्रस्ट को ही हिलाकर रख दिया है। इसके अलावा उनके हिसाब से शेयर प्राइस में उस तरीके की ग्रोथ नहीं देखी जा रही है जो कि एक शेयर होल्डर को रिवॉर्ड कर सके। इसी के साथ साथ वो क्लियरली कॉल आउट कर रहे हैं कि ये कोई भी एक पर्टिकुलर इंसिडेंस नहीं था, ये बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनको उन्होंने प्रॉपरली कंसिडर किया है, एंड उसी के बाद डिसीजन लिया है टू एग्जिट फ्रॉम द कंपनी। अब चलते हैं इस पूरे एपिसोड के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्या मेरा पैसा एचडीएफसी बैंक में सेफ है? देखो, इस पूरे एपिसोड के बाद आरबीआई ने स्टेप इन किया 19 मार्च को एंड एचडीएफसी बैंक को क्लीन चिट दे दिया है। उनका कहना है कि इनके फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है, बोर्ड बहुत कॉम्पिटेंट है एंड एक प्रोफेशनली रन ऑर्गेनाइजेशन है। तो बेसिकली आरबीआई बोल रहा है सब चंगा सी, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता है। वैसे आपका क्या टेक है इस पूरे एपिसोड पे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड एक लाइक एंड कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा।